हो गया। क्या छोटा है? लगभग 5 पेज सर, 1 यूनिट में बस। इंट्रोडक्शन कितना रहता है? नजर आ रहा है ना? लाइव में तो उतना खास दिख नहीं रहा है। दिखेगा दिखेगा, बढ़ा रहे हैं इसीलिए ना। दिखा, दिखेगा, क्लियर होगा तो दिखेगा। थोड़ा पीछे चला। हाँ अभी ठीक है ना? हाँ इसलिए तो बढ़ाएं। थोड़ा सा जूम, कहीं कहीं जूम कर दीजिए। ठीक है सर, ऑफिस में रहते चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 ऑफ एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। ये आपका सब्जेक्ट जो है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का है, यूनिट नंबर 1। ये भी आपका इंट्रोडक्शन का यूनिट है। यूनिट नंबर पहला इंट्रोडक्शन ही रहता है। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसका एस्टिमेट, उसका एक ठीक ठाक अंदाजा लगाना जरूरी होता है। एस्टिमेट दो तरह के होते हैं, एक हो गया कि रफ आइडिया लगाना, ठीक ठाक अंदाजा लगाना, और एक हो गया आपका कि डिटेल्स में अंदाजा लगाना। मतलब अगर हमको पेन खरीदने जाना है तो पहले हमको इतना पता होना चाहिए ना खुद का कि बजट कितना है, कै रुपये में हमको पेन खरीद लेना है।
तो 10 रुपये का हमको पेन खरीदना है, ठीक है। हम मार्केट में गए, हम अंदाजा लगा लिए कि 10 रुपये का हमको पेन खरीदना है। मार्केट में गए तो देखिए 10 वाला भी है, 11 का भी है, 12 का भी है। तो हम 12 वाला खरीद के लिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा पैसे लग रहे थे, लेकिन सामान ज़्यादा अच्छा मिल गया हमको, ठीक है। तो वो हो गया आपका क्या, क्योंकि हम उसका क्वालिटी चेक किए, हम उसका ड्यूरेबिलिटी चेक किए, ठीक है। वो हम देखते हुए उसको 12 रुपया पे करके हम खरीद के ले आए। तो एस्टिमेट दो तरह के, एक हो गए अप्रॉक्सीमेट और दूसरा हो गया डिटेल। अप्रॉक्सीमेट का मतलब हो गया कि ठीक ठाक अंदाजा लगा पाना, और डिटेल का मतलब हो गया कि उसका क्वांटिटी, उसके क्वालिटी, कितने नंबर ऑफ डेज में काम पूरा होंगे, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, वो सभी चीज़ का एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालना, एग्जैक्ट लोकेशन लगाना, वो कहलाता है आपका डिटेल एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया, मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग मेथड ऑफ एस्टिमेट वेरियस परफॉर्मा, ठीक है। वेरियस परफॉर्मा में उसको हम कर पाते हैं। यूज इन एस्टिमेट मेजर क्वांटिटी शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट, मटेरियल कंजम्पशन, स्टेटमेंट फॉर्म, टाइप ऑफ एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एंड द डिटेल, ये सभी चीज़ें आपको एस्टिमेट में यूज की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट परफॉर्मा होता है, कुछ शीट होते हैं, कुछ टाइप के फॉर्म होते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग। एस्टिमेट का मतलब क्या है, टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करना है या कंप्यूट करना, वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन ए पार्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू हम यह पता लगा पाते हैं, हम ये कंप्यूट कर पाते हैं वेरियस क्वांटिटीज के बारे में, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की ठीक ठाक हम अंदाजा लगा पाते हैं, एक्सपेक्ट कर पाते हैं कितना हमारा खर्च होने वाला है किसी पार्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट पर। In case of fund available are less than the estimated cost, then the work is done in the part of by reducing the specification or the altered। अगर आपके पास में फंड कम है, अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं, अगर फंड उससे कम है तो कहीं आपका काम रुक ना जाए, या फिर आपको अपना जो सोचे हुए हैं उसको कहीं उसमें चेंजेस करना पड़ सकता है। तो एस्टिमेटिंग हमारा क्या एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूट कर पाते हैं, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि क्या मटेरियल, क्या क्वांटिटीज लगेंगे, और उसको हम वहाँ से यूज कर पाएंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके, फॉलोइंग आर द नेसेसरी फॉर द प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट, ये सब हमें करंट ईयर का हमें जानकारी होता है। क्या क्या चाहिए हमें, प्लान चाहिए उस बिल्डिंग का, उस स्ट्रक्चर का जिसके लिए आप बना रहे होते हैं, एलिवेशन चाहिए होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, वर्कमैनशिप चाहिए होता है, और स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट चाहिए होता है उस पार्टिकुलर ईयर का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी द्वारा मिलता है ये शेड्यूल ऑफ रेट, हम आगे बताएंगे आप लोग को, तो वहाँ से इस चीज़ों को यूज किया जा सकता है। बात करते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेट का। एस्टिमेट का क्या हमारा पर्पस होते हैं। पर्पस ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेट का क्या पर्पस है उसके बारे में। एस्टिमेटिंग क्या होता है कि ये टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और कितने वर्कमैनशिप लगेंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। अब इसके देखते हैं क्या उद्देश्य है। एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ द वर्क। एस्टिमेट क्या देता है, एक आइडिया देता है कि काम को कंप्लीट करने में कितना हमारा खर्च होगा। इस फिजिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड वेदर द प्रोजेक्ट कुड टेकन अप विद द फंड अवेलेबल और नॉट। अगर फंड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आप जितना फंड है उसमें वो काम कर पाएंगे नहीं, वो फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया फॉर टाइम रिक्वायर्ड। ये एक टाइम रिक्वायर्ड का आइडिया देता है कि कितना दिन में आपका काम ये कंप्लीट हो जाएगा। एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट द टेंडर एंड कोटेशन एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एस्टिमेट करने से ये हमें फायदा होता है। हम कोटेशन, हम टेंडर इनवाइट कर सकते हैं, कोटेशन मंगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह का रेट देख सकते हैं, काम देख सकते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। एस्टिमेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये काम पर कंट्रोल रखता है, एस्टिमेटिंग अपने काम पे कंट्रोल रखता है कि जब काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो काम पर कंट्रोल रहता है कि कब हम काम को स्टॉप करा सकते हैं, कब हम काम को जारी रख सकते हैं अगर फंड अवेलेबल नहीं है, चाहे सामान मटेरियल नहीं मिल रहा है,
उस दरमियान की बात करें तो। एस्टिमेट डिसाइड वेदर द प्रोपोज्ड प्लान मैचेस द फंड अवेलेबल और नॉट। तो एस्टिमेट ये डिसाइड करता है, एस्टिमेट से हमें डिसाइड होता है कि जो हमारा प्रोपोज्ड प्लान है वो हमारा फंड के वजह से कहीं चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ें भी यहाँ से पता लग जाती है। एस्टिमेटिंग इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आर टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क विद इन द शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो एस्टिमेटिंग के वजह से हम नंबर ऑफ वर्कर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि समय पर काम कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर की जरूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा जल्दी करना है तो वर्कर समय बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटिंग का पर्पस है, उद्देश्य होते हैं। अब कहते हैं कि आपने एस्टिमेटिंग का डिफिनेशन बता दिया कि एक टेक्निक होता है फाइंड करने का जिससे हमको ये सही सही अंदाजा लगा पाते हैं मटेरियल का, क्वांटिटी का, लेबर का, वर्कमैनशिप का, टाइम का। ठीक है, तो आप जब इसका उद्देश्य भी बता दिए कि आपको क्या क्या हमारे इससे उद्देश्य है, क्यों हम एस्टिमेटिंग करते हैं, तब वो बता दें कि एस्टिमेटिंग करने के मेथड कौन से हैं। तो एस्टिमेटिंग करने का मेथड आपके पास में 3 है, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, सेंटर लाइन मेथड एंड द पार्शियल सेंटर लाइन एंड द शॉर्ट वॉल मेथड। ये 3 मेथड हैं जिससे हम लोग एस्टिमेटिंग का काम को कंप्लीट करते हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, और तीसरा है पार्शियली सेंटर लाइन द शॉर्ट वॉल मेथड। पार्शियली हमारा है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का। और सिलेबस के अगर बात करें तो ये थर्ड वाला आपको नहीं पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड आपको ये मेथड आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आपका दोनों मेथड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मतलब इन दिस मेथड द वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल। अब देखिए, जब आपके पास अगर आपके पास एक रूम का साइज दिया हुआ है, रूम का साइज दिया है 4 मीटर इंटू 1 मीटर का, तो ये 4 मीटर वाला लंबाई नहीं दिखेगा। तो वही तो कहता है कि द लेंथ ऑफ इन दिस मेथड द वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल। जो लेंथ के अलोंग होगा उसको लॉन्ग वॉल लेते हैं, वाइल द परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल के जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट वॉल कहलाएगा। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट फर्स्ट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल वॉल। तो इंडिविजुअल वॉल का पहले आपको सेंट्रल लाइन निकालना पड़ेगा, वहां से कैलकुलेट करते हैं इसको। जब ये कैलकुलेट हो जाती है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, तो कैलकुलेट आफ्टर एडिंग द हाफ ब्रेड्थ ऑफ द ईच इनटू सेंट्रल लेंथ, दिस द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मेजर्ड इनटू द शॉर्ट वॉल का लेंथ भी मेजर करते हैं। जनरली एक बात समझ आइए कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में आप लॉन्ग वॉल का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट वॉल का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उससे आपको एरिया निकालते हैं और देन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू वहां पर मिल जाती है। जहां पर जंक्शन आएंगे वहां पर कुछ डिडक्शन होगा, वो हम न्यूमेरिकल में बताएंगे कहां पर डिडक्शन करना है, कैसे आपको करना है। बस अभी आप ये जानिए कि 2 मेथड होते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा होता है सेंटर लाइन मेथड। अगर आपके पास रूम में अगर वॉल दिया हुआ है, बीच में पार्टीशन वॉल दिया हुआ है, तो आप इसका दीवार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सेंटर लाइन मेथड में, और लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं, पूरा लेंथ को कैलकुलेट करते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों में हमारा पास में क्या है, डिफिनेशन होता है। सेंट्रल में कहता है कि ये सुटेबल होते हैं स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए, सिमिलर क्रॉस सेक्शन के लिए, सॉरी सिमिलर क्रॉस सेक्शन वाले ऐसा एरिया जिसका क्रॉस सेक्शन सिमिलर हो, मतलब डायमेंशन दोनों का सेम हो, चारों का सेम हो, क्रॉस सेक्शन सिमिलर होते हैं, वहां पर हम सेंट्रल लाइन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सबका कैलकुलेशन एक साथ ही हो जाया करता है। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है कि आपको लेंथ को कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम, जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ और ब्रेड्थ से, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल क्वांटिटी आता है। व्हेन क्रॉस वॉल पार्टीशन और वंडा वॉल ज्वाइन द मेन द सेंट्रल लाइन गेट्स द रिड्यूस बाय द हाफ ऑफ द ब्रेड्थ फॉर द ईच जंक्शन। यहाँ भी जहाँ पर जंक्शन आएंगे यहाँ पे कुछ हमको डिडक्ट करना पड़ता है, जितना दीवार का चौड़ाई होता है, विड्थ होता है, उसका हाफ हम यहाँ पर डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उस चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। जनरली आप खाली ये बात याद रखिए कि 2 मेथड होते हैं और कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा होता है सेंटर लाइन मेथड। तो दोनों मेथड से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर पता करेंगे। और तीसरा जो था पार्शियली सेंटर, पार्शियली सेंटर का मतलब क्या हुआ, पार्शियली का मतलब हो गया कि आपका या तो शॉर्ट वॉल भी होगा, लॉन्ग वॉल भी होगा, कुछ शॉर्ट वॉल से यूज करेंगे, कुछ शॉर्ट लॉन्ग वॉल से यूज करेंगे, दोनों का मिक्सिंग होगा यहाँ पर। हम्म,
partially center line and the partially cross wall. This method is adopted. This method is adopted when external, that is around the building wall, is one of the thickness and the internal wall having a different thickness. ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे इंटरनल वॉल अलग अलग थिकनेस का हो, ठीक है, या फिर अगर सेम थिकनेस का है तो ऊपर दोनों में से कोई यूज करेंगे। अगर इंटरनल वॉल जो आपका पार्टीशन वॉल होते हैं वो अलग अलग थिकनेस का है तो हम पार्शियली वाला मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सच केसेस सेंट्रल लाइन मेथड इज अप्लाइड टू एक्सटर्नल वॉल एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एंड दिस मेथड इज यूज टू इंटीरियर वॉल। तो जो आपका बाहरी दीवार होगा उसके लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यूज कर लेंगे, और जो इंटरनल वॉल होगा जो इसका थिकनेस डिफरेंट है उसके लिए हम लोग पार्शियली वाला इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आपका 3 मेथड था जो एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड उपलब्ध है। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड एंड द पार्शियली सेंटर एंड द पार्शियली लॉन्ग वॉल मेथड के लिए। अब बात करते हैं एस्टिमेट का। कितने तरह के एस्टिमेट होते हैं? जैसा कि हमने शुरू में बताया था, 2 तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक होता है अप्रोक्सीमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट मतलब ठीक ठाक अंदाजा लगा पाना, और डिटेल मतलब सबके बारे में बारीकी से जानकारी लगाना कि किसका कितना वाकई में कॉस्ट होगा, क्या ग्रेड होगा उसका, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। डिटेल एस्टिमेट में बात कर लेंगे पहले। डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अप्रूव्ड द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट तभी हम बना पाते हैं जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके अथॉरिटी के बाद हम काम करना शुरू करेंगे, वो प्राइमरी एस्टिमेट को पहले अप्रूव कर चुका हो। जो आप पहले आप लेकर के जाएंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अपना, उसका अप्रूवल होने के बाद ही डिटेल एस्टिमेट हम लोग बना पाते हैं। ये वेरी एक्यूरेट होते हैं एस्टिमेट का। क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क आर मेजर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। इसमें क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क को यूज किया जाता है और सभी आइटम का काम जो वर्क होता है उसको सेपरेटली अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। द रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द करेंट वर्केबल रेट एंड टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आर कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर जिसका रेट होता है वो शेड्यूल ऑफ रेट से लिया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट पीडब्ल्यूडी द्वारा हर साल के लिए जारी किया जाता है, हर आइटम के लिए। ठीक है, सभी बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इसमें कहता है 3 से 5% आपका एडिट किए जाते हैं, किसके लिए? कंटीजेंसीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंसी चार्जेस कितने होते हैं? तो 3 से 5%। ठीक है, 3 से 5% कंटीजेंसी चार्जेस आपको ऐड करने पड़ते हैं, सच एज मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के लिए। कभी ट्रांसपोर्टेशन, कभी फाइन भरना पड़ गया, कभी कोई आ गया, कभी कुछ जरूरत पड़ते रहता है। टोटल कॉस्ट जो आपका जनरेट हुआ है, टोटल कॉस्ट जो आपको मिला है, उसका 3 से 5% उसमें हम लोग ऐड करते हैं कंटीजेंसी चार्जेस के लिए। The preparation of detailed estimate consists of working out quantities of various item of work and then determine the cost of each item. तो इसके लिए कंटीजेंसीज निकालने के बाद हम सभी आइटम का, डिफरेंट आइटम का कॉस्ट को हम वहां पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डिटेल एस्टिमेट के बारे में। डिटेल एस्टिमेट। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। डिटेल एस्टिमेट तो देख लिए। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट के जैसे कि नाम से ही पता है, अप्रोक्सीमेट का नाम से ही पता है कि द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय में ठीक ठाक अंदाजा लगा पाना क्या कहलाता है? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कहलाता है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, काम स्टार्ट करने से पहले, the estimation is made before selecting the final specification and the design of the project। जब प्रोजेक्ट का डिजाइन करने से पहले, फाइनल स्पेसिफिकेशन से पहले हम ठीक ठाक अंदाजा लगा पाते हैं कि इतना खर्चा में हमारा यह काम हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है क्या? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जबकि अगर आप किसी चीज का बारीकी से उसका आइटम, उसका क्वांटिटी, क्वालिटी, ग्रेड, नंबर ऑफ लेबर्स, इस सब का ध्यान रखते हुए अगर सबका अलग अलग आप जोड़ के आप निकालते हैं एस्टिमेट, वो कहलाता है डिटेल एस्टिमेट। इसके बारे में बात किया। इस मेथड को हम लोग प्रिलिमिनरी और रफ एस्टिमेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका था डिटेल एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में डिफिनेशन। जब हम डिटेल वर्क करते हैं तब हमारे पास में कुछ इस तरह की शीटिंग होती है, कुछ इस तरह का आपका शीट होता है जिसको आपको फिल करना होता है। डिटेल मेजरमेंट,
डिटेल मेजरमेंट में जैसे देखेंगे बहुत तरह का फॉर्म होते हैं, बहुत तरह के, एक दो तरह के नहीं, एक कुछ एक आपका ये हमने दिखाया हुआ है एक परफॉर्मा टाइप में, अलग अलग बहुत तरह के आपको हम फॉर्म दिखाएंगे, बहुत तरह के आपको यहाँ पर हम फॉर्म बताने वाले हैं। टेंडर कैसे आएगा, एक परफॉर्मा है जो कि यूज किया जाता है डिटेल एस्टिमेट के लिए। जैसे कोई आरसीसी प्लास्टरिंग वर्क है, आरसीसी वर्क है, प्लास्टरिंग वर्क है, तो टेकन फ्रॉम ए ड्राइंग एंड द इंटर्ड रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ ए प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, एक परफॉर्मा है जिसके साथ में हम कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या रखते हैं, पहले आइटम नंबर यहाँ पर रखेंगे, काम का डिटेल्स लिखेंगे, कौन सा वर्क है उसका नाम, कितने नंबर में कैलकुलेट करना है, कितने नंबर में बनाना है, उसका लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या है, कितना क्वांटिटी होगा और यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में उसको बनाना है। अगर कुछ रिमार्क्स है तो यहाँ भी हम ऐड करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसी परफॉर्मा को हम फॉलो करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपका वर्क कौन सा है। अगर बिल्डिंग बनाना है परफॉर्मा अलग होगा, अगर नाली बनाना है परफॉर्मा अलग होगा, दीवार बनाना है परफॉर्मा अलग होगा, कुछ भी चीज़ का बनाएगा परफॉर्मा अलग अलग होगा। एक आपका ये मैंने हमने एक दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पे कि इस तरह से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। अब बात करेंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट, तो यहाँ भी एक तरह का परफॉर्मा आप देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे जिसमें आप आइटम नंबर, डिटेल्स ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट रेट, अमाउंट, रिमार्क्स वगैरह सब कुछ मेंशन होते हैं। मतलब ये सभी आइटम का आपको वर्क यहाँ पर लिखना होता है फ्रॉम द क्वांटिटीज दैट ऑलरेडी कंप्यूटेड इन द डिटेल मेजरमेंट फॉर्म एट वर्केबल रेट। वर्केबल रेट आपको पता होना चाहिए, वर्केबल रेट आपको शेड्यूल ऑफ रेट से मिलता है, और शेड्यूल ऑफ रेट आपको वहाँ के पीडब्ल्यूडी जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहाँ का पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रत्येक ईयर का, प्रत्येक जो एक ईयर है उस ईयर में आपको वो जारी किया जाता है। तो इसीलिए कंटीजेंसी चार्जेस लिए जाते हैं 3 से 5%। अगर कुछ रेट उतार चढ़ाव हुआ, कुछ अगर एक्स्ट्रा खर्चे हो गए तो उस सब के लिए कंटीजेंसी चार्जेस वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अलाउ किए जाते हैं 4%। देखिए 3 से 5% में यहाँ पर लिखा कि एब्स्ट्रैक्ट में आप रखेंगे 4% एस्टिमेटेड कॉस्ट का, जो कि पीटी सुपरविजन के लिए, कंटीजेंसीज के लिए एंड अनफोर्सिन आइटम के लिए यूज किए जाएंगे वो 4% यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी याद रखने लायक आपको क्या चीजें हैं, एग्जाम में क्या पूछी जाएंगी, तो एग्जाम में पूछी जाने वाली है आपको एस्टिमेट कॉस्टिंग का डिफिनीशन और उसका पर्पस। इस यूनिट से बस आप ये दो चीजें आप याद रखिए, बाकी जैसे जैसे आएगा चीजें हम आपको बताते चलेंगे। ये सबका इंट्रोडक्शन था कि डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। हो सकता है कि 2 नंबर का डिफिनेशन आपसे यहाँ से पूछ दिया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। चलिए अब बात कर लेंगे पर्पस ऑफ एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सर्व द फॉलोइंग पर्पस। क्या क्या इसके पर्पस होते हैं, द फिजिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन, approximate estimate of a project give an idea of the probable expenditure in a short time। शॉर्ट टाइम में एक प्रोबेबल एक्सपेंडिचर का आइडिया प्रोवाइड करता है हमारा जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। दिस आइडिया एक्सपेंडिचर ascertains द फिजिबिलिटी टू टेक अप द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। तो ये जो आइडिया होता है ना, फंड के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना फंड है, तो उस तरह से हम अपना काम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में हमारी मंशा है कि एक बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग हमारे 10 फ्लोर का बनाने का, लेकिन फंड हमारे पास अवेलेबल है 5 फ्लोर तक का ही बनाने का, तो हम डिजाइन में चेंजेस करेंगे कि हमको 5 फ्लोर का ही बिल्डिंग बनाए, बाद में हम और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितना आपके पास में फंड है। एस्टिमेट क्या करेगा, टाइम को सेव करेगा और मनी को भी सेव करेगा। जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, अगर बिना आप अंदाजा लगाए, बिना आप एस्टिमेट बनाए काम करना शुरू कर दिए और पता चला कि अरे इसका कॉस्ट तो इतना है, हमको अंदाजा ही नहीं था इसका कॉस्ट के बारे में, तो वो आपका पैसे भी वहां पर एक्स्ट्रा खर्च होने लगते हैं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। It is a general practice to prepare a preliminary or approximate estimate before drawing up a detailed estimate for a project। तो ये हमारा जनरल प्रैक्टिस होता है जो कि आपका प्रिपेयर करता है आपका एस्टिमेट के लिए। ये सेव टाइम, मनी, लेबर स्पेंट इन प्रिपेयरिंग डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल एस्टिमेट। तो ये चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको जो आपका टाइम सेव हो सके, मनी सेव हो सके, लेबर के बारे में पता चल पाए कि कितना आप यूज करेंगे। थर्ड वन है टू इन्वेस्टिगेट बेनिफिट एंड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विथ यूटिलिटी। हाँ, यूटिलिटी के साथ में कंपेयर करने का भी हमें यहाँ से पता चलता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। The concerned authority draw up an approximate cost of the project and compare it with the income or benefit available from the expenditure। जो competent authority हैं, जो आपको इसके लिए अलाउ करने वाले हैं कि आप ठीक है अपना काम कीजिए, वो अपना बेनिफिट भी देखेंगे
कि हम इनको अलाउ तो कर रहे हैं, हमको कितना फायदा होगा। आप पढ़ेंगे, आप CAA में पढ़ेंगे BOT के बारे में, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी आप देखते हैं हाईवे बनता हुआ, हाईवे बन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं, वो किसी कंपनी के द्वारा, कंपनी को गवर्नमेंट दे देता है ठेका कि आप बनवाइए, आप उसको पहले बनाइए, उसको आप ऑपरेट कीजिए, और अपना जो उसका फायदा होगा, जो उसका खर्च लगेगा, मान लीजिए 500 करोड़ लग गया रोड बनाने में, हाईवे बनाने में मान लीजिए 500 करोड़ का खर्चा आया, तो ये क्या करेगा, पहले बनाया NHAI क्या किया, रोड बनाया, 500 करोड़ इसमें 500 करोड़ इसका खर्चा हुआ, ये 500 करोड़ कहां से लेगा, सरकार देगा, नहीं सरकार नहीं देगा, ये जनता देगा उसको, कैसे, जो टोल टैक्स लगा रहा है वो टोल टैक्स के रूप में पैसे वसूलता है। कब तक वसूलेगा, जब तक इसका ये 500 करोड़ निकल नहीं जाता है, और जो टोल भी ले रहा है ना पर डे का, उसका भी परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि आपके एरिया में हम काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं वहां से, तो हम उसका परसेंटेज आपको हम पे करेंगे। और जब ये इसका 500 करोड़ खत्म हो जाएगा, तब क्या करेगा, ये अब गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। इसी को कहते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट कितना चालाकी वाला काम करता है कि अपना पैसा भी खर्चा नहीं हुआ और उसके एरिया में डेवलपमेंट भी हो गया, और जनता भी खुश और आदमी भी खुश। पैसा दिया कौन, जनते लोग पैसा दिए, ठीक है। तो ये होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का। तो ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से, डिटेल एस्टिमेट से ये पता लग पाता है क्या हमारे बेनिफिट हैं कंपेरिजन विद कॉस्ट, और उसके यूटिलिटी क्या होते हैं, कि वो कंपेयर करता है कि हम जितना पैसा खर्च करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, आपको लोन दिवा देगा, बैंक से लोन आपको इशू करा देगा कि आप लोन ले लीजिए, काम कीजिए उससे। उसके बाद नेक्स्ट है टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। An approximate estimate with a brief report and the layout plan has to be submitted to obtain administrative approval for the government of the public body project. आपको अगर पूरा काम करना है तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। विदाउट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो अप्रूवल चाहिए तो आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना करके देना पड़ेगा, ताकि डिटेल एस्टिमेशन आप उस पर बना सके और उसका काम को आप कर सके। एंड द लास्ट वन इज फॉर इंश्योरेंस एंड द टैक्स शेड्यूल। जो आपका इंश्योरेंस है उस प्रोजेक्ट के लिए, उस वर्क के लिए, वो भी आपको यहीं से मिलने वाला कि आपका वाकई में कॉस्ट कितना है, पहले कॉस्ट पता लग जाता है, उसके बेसिस पे आपका ड्राइंग होता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू लगता है, ताकि उसका टैक्स शेड्यूल किया जा सके, उसका इंश्योरेंस किया जा सके, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर में 1 में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का डिफिनीशन, उसके पर्पस, ठीक है, उसका टाइप्स, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट का जो हमारा मेथड है डिजाइनिंग का, उसके बारे में, और कुछ हमारे ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पर्पस से क्या है इसके, तो डिटेल्स में हमने यहाँ पर बात किया। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात कर ले तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप को जरूर पढ़ के जाएंगे। तो इतने थे आपके इस यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में आपको इतना पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका यूनिट नंबर 2 का, ठीक है। थैंक यू।